नमस्कार साथियों, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत हमने पूरे पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो अधिगम सिद्धांतों की हम चर्चा कर रहे थे या करना चाहते थे वो है क्या, गेस्टाल्टवादी या संज्ञानवादी। गेस्टाल्टवाद क्या है, गेस्टाल्टवाद का संप्रत्यय क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है गेस्टाल्टवाद का, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है, इनकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर ली है। वहां पर हमने ये देख लिया है कि किस तरीके से गेस्टाल्टवादी अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं और क्या मानते हैं। तो इसके बारे में जो संप्रत्यय का निर्माण अगर आप करना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो को जरूर देख लें एक बार। उसके बाद आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे गेस्टाल्टवादी अधिगम सिद्धांत कौन सी, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की। चाहे सूझ का सिद्धांत कहें, चाहे इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहें। ठीक, तो ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत किसका है, वोल्फ्गंग कोहलर का ये सिद्धांत है। तो कोहलर के सिद्धांत की हम चर्चा आज करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरीके से ये अपने सूझ के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है और क्या विचारधारा या क्या योगदान इसका सिद्धांत शिक्षा विज्ञान के अंदर देता है, मनोविज्ञान के अंदर देता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम कोहलर को। तो देखो जरा, सबसे पहली बात तो ये कि जिस कोहलर की हम चर्चा कर रहे हैं ये कोहलर रहने वाला है कहाँ का, जर्मनी का। रहने वाला कहाँ का है, जर्मनी का। ठीक, जर्मनी का ये रहने वाला है और इसने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत क्या है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। और इसका इसने 1925 में मेंटलिटी ऑफ एप्स नामक पुस्तक में इसका क्या किया, प्रकाशन किया। किसका, अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का। और इसने जो सिद्धांत इसने जो प्रयोग किया वो प्रयोग किस पर किया, एक वनमानुष पर। इसने जो प्रयोग किया वो प्रयोग किस पर किया, वनमानुष पर इसने प्रयोग किया। और उस वनमानुष को जो नाम दिया वो नाम क्या था, सुल्तान। वो नाम क्या था, सुल्तान। तो सुल्तान इसने नाम दिया उस वनमानुष को। और जो इसमें प्रकाशन किया वो थी मेंटलिटी ऑफ एप्स। 1925 में जर्मनी का क्या था, ये रहने वाला था। इससे पहले कि हम इसके प्रयोग को देखें, इसके प्रयोग को आपने कई वीडियोस में देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा। महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है उसकी चर्चा हम करेंगे और इसके हम प्रयोग को भी साथ साथ देखते जाएंगे कि क्या ये प्रयोग है, बस उसकी अपन व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे किस प्रकार ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि ये सूझ या अंतर्दृष्टि कहते किसको हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि कहते किसको हैं, क्या है ये सूझ या क्या है ये अंतर्दृष्टि। तो पहली चर्चा हम इसी पर करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, सूझ। सूझ का मतलब क्या होता है, सूझ का मतलब होता है कि जैसे अगर हम यहाँ संज्ञानवादियों में देखें तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक तो होती है क्या, समस्या। अब ये समस्या क्या है, एक लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर ये क्या है कि ये एक प्रकार की समस्या के रूप में है। और समस्या से लेकर समाधान तक इस बीच में जितनी भी संज्ञानात्मक, जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं वो सभी संज्ञानात्मक मानसिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं, सूझ कहलाती हैं या अंतर्दृष्टि कहलाती हैं। जैसे फर्ज कर लें हम कि यहाँ पर इसके प्रयोग में, कोहलर के प्रयोग में मान लें कि यहाँ पर जो समस्या है वो समस्या क्या है, तो सबको पता है कि समस्या है यहाँ पर क्या, केले की प्राप्ति। समस्या क्या है, केला। ठीक है, अब इस केले क्या है, समस्या है, और समाधान क्या है, प्राप्ति। यानी ये जब इसको प्राप्त हो जाएगी तो समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो यहाँ इस बीच में, यानी समस्या से लेके समाधान तक इस बीच में जितनी चीजें कैसी, मानसिक क्रियाएं, जिसमें आप कह सकते हैं वो तर्क हो सकता है, वो कल्पना हो सकती है, वो क्या हो सकती है, कल्पना हो सकती है। ठीक है, वो चिंतन हो सकता है, बात समझ आ रही है। वो तर्क हो सकती है, कल्पना हो सकती है, चिंतन हो सकता है, रचनात्मकता हो सकती है।
ठीक है, रचनात्मकता हो सकती है, और सभी क्या हो सकती हैं, मानसिक क्रियाएं हो सकती हैं। इन सभी मानसिक क्रियाओं को व्यक्ति क्या करेगा, शरीर इसमें मूवमेंट नहीं करेगा, बल्कि ये होगा कि वो क्या कर रहा होगा, मस्तिष्क से मानसिक रूप से क्या कर रहा होगा, चीजों को सोच रहा होगा। जब वो चीजों को सोचेगा तो क्या होगा, अचानक यहाँ पर जब वो ये सारी चीजें कैसे कर रहा होगा, मस्तिष्क से, ये सारी चीजें कैसे कर रहा होगा, मस्तिष्क से। ठीक, अब आप समझना जरा कि हम अगर कोई भी काम करते हैं, तब क्या होता है कि अगर आप लगातार किसी काम को किए जा रहे हो, अगर उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो हम बैठ कर क्या करते हैं, सारी चीजों का क्या करते हैं, एक बार पूरे दिमाग में उसका क्या चलाते हैं, एक दिमाग में वो सारी चीजों को सोचते हैं जो हमने किया है, जिनसे हमें सफलता नहीं मिली है। फिर उन सारी चीजों को मर्ज करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि शायद इस तरीके से हमें सफलता मिल जाएगी। तब ऐसी स्थिति में हम क्या होते हैं, हम स्ट्रेस की स्थिति में होते हैं, तनाव की स्थिति में होते हैं, और हम बैठकर एक मानसिक चिंतन कर रहे होते हैं कि इस समस्या को हम किस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, समाधान इसका करेंगे। तो वो मानसिक जो चिंतन होता है, तो यहाँ पर वो सारी चीजें हम कैसे कर रहे हैं, मस्तिष्क से कर रहे हैं। फिर हमारे दिमाग में अचानक क्या होता है, हमारे दिमाग में अचानक एक क्या होता है, एक आइडिया कह सकते हैं कि एक आइडिया हमारे दिमाग में आता है, या अगर किसी आइडिया को मैं, इस आइडिया को कौन से शब्द की जगह प्रयोग कर रहा हूँ, सूझ की जगह। ठीक, तो मैं वहां पर आइडिया को सूझ भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं एक आइडिया इसलिए कि आपको समझ आ जाए कि एक आइडिया हमारे दिमाग में आ जाता है, और हम उस आइडिया से क्या कर लेते हैं, किसी भी समस्या को समाधान, किसी समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। उसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है क्या, सूझ। उसको क्या कहा जाता है, सूझ। तो सूझ से मतलब समझ आ गया, सूझ या अंतर्दृष्टि का मतलब, सूझ का मतलब क्या है, एक वो आइडिया या एक वो विचार जो आपने मानसिक रूप से सोचा था, मस्तिष्क में सोचा था, आपने तर्क किया हो, आपने मन के अंदर कोई भी रचनात्मक बात सोची हो, कोई भी चिंतन किया हो समाधान के लिए, और उससे अचानक आपके दिमाग में कोई ऐसी बात, ऐसी आइडिया, ऐसा विचार दिमाग में आ जाए जो आपको उस समस्या को से क्या दिला दे, समस्या में उस समस्या का समाधान आपको प्रस्तुत करवा दे, उसी को कहा जाता है क्या, सूझ। तो बात समझ आ गई किसकी, सूझ की। अब इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक है, कौन, गुड। ठीक है, अब यहाँ पर गुड क्या कहता है, गुड एक मनोवैज्ञानिक है जो ये कहता है कि जो सूझ है, वो सूझ क्या है, सूझ किसी भी समस्या की वास्तविक स्थिति, किसी भी विषय वस्तु कह सकते हैं, किसी भी वस्तु, किसी भी विषय वस्तु की वास्तविक, किसी भी विषय वस्तु की वास्तविक स्थिति का, किसी भी विषय वस्तु की वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तात्कालिक, आकस्मिक और तात्कालिक ज्ञान क्या कहलाता है, सूझ कहलाता है, तात्कालिक ज्ञान। बात समझ आ रही है, मतलब गुड सूझ को कैसे परिभाषित कर रहा है, गुड कह रहा है कि सूझ क्या है, सूझ किसी भी विषय वस्तु की वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तात्कालिक ज्ञान है। मतलब आकस्मिक का मतलब अचानक होने वाला वो ज्ञान जो किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति को दर्शा दे। और ये जो वास्तविक स्थिति शब्द है, ये वास्तविक स्थिति शब्द किसके लिए है, तो ये वास्तविक स्थिति जो शब्द है, ये वास्तविक स्थिति शब्द किसके लिए है, तो हम कहेंगे कि ये वास्तविक स्थिति का मतलब है प्रत्यक्षण। इसका मतलब क्या है, प्रत्यक्षण। तो जो प्रत्यक्षण हमने पढ़ा है, जब हम प्रत्यक्षण करेंगे तब हमें क्या होगा, उस स्थिति का क्या होगा, वास्तविक आभास होगा। तो ये बात हमने पिछली वीडियो में देखी थी कि ये लोग मानते हैं कि प्रत्यक्षण की वजह से क्या होता है, अधिगम होता है। तो वास्तविक स्थिति का मतलब क्या, प्रत्यक्षण हो जाता है। और जब प्रत्यक्षण हो जाता है ठीक तरीके से, तब हमें क्या होता है, तत्काल उस एक सूझ, एक अचानक दिमाग में क्या आती है, एक सूझ आती है, मस्तिष्क में एक विचार आता है और वो सफलता दिलवा देता है। तो गुड ने सूझ को इस तरीके से क्या किया, परिभाषित किया। ये अगर सूझ के बारे में एंडरसन, देखो जरा एंडरसन क्या कह रहा है। एंडरसन ये कह रहा है कि किसी भी समस्या का यकायक, किसी भी समस्या का जो कोई भी अगर समस्या है,
तो किसी भी समस्या का हल यकायक प्राप्त होना, यकायक प्राप्त होना क्या है? होना क्या है? अंतर्दृष्टि है। होना क्या है? अंतर्दृष्टि है। तो बात समझ आ रही है? यहाँ पर गुड ने क्या कह दिया? गुड ने कहा कि आकस्मिक तात्कालिक ज्ञान क्या होता है? सूझ होता है। वहीं पर एंडरसन ने कहा कि किसी भी समस्या का हल या समाधान यकायक जो प्राप्त हो जाता है उसी को क्या कहा जाता है? अंतर्दृष्टि कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसीलिए यहाँ से ये बात निकल के आई कि जहाँ पर मनोवैज्ञानिक उनसे व्यवहारवादी ये मान के चल रहे थे कि जो अधिगम होता है वो अधिगम कैसा होता है? क्या नाम से यांत्रिक होता है और धीरे धीरे होता है। तो ये लोग मानते हैं कि अचानक होता है, क्योंकि यहाँ पर एंडरसन ने क्या कहा कि यकायक और गुड ने क्या कहा? आकस्मिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो परिभाषा हुई किसकी? सूझ की या अंतर्दृष्टि की। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि या सूझ क्या है? तो बात समझ आ गई होगी। अंतर्दृष्टि क्या है और सूझ क्या है? एक ही बात है, अंतर्दृष्टि या सूझ। अब हम ये देखते हैं कि ये जो क्या नाम से ये अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत है, या फिर कहें कि जो समस्या का समाधान है, इसके कितने क्या होते हैं? चरण होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, उस गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में अधिगम के 5 क्या माने हैं इन्होंने? आयाम माने हैं। तो पहला जो माना है वो क्या माना है? समस्या। पहला जो माना है वो क्या है? समस्या। या फिर इसी को हम कह सकते हैं क्या? लक्ष्य। पहला क्या है? लक्ष्य। ठीक। दूसरा क्या है? बाधा। दूसरा क्या है? बाधा। तीसरा क्या है? तनाव। चौथा क्या है? संगठन। और पांचवा क्या है? पुनर्संगठन। ठीक है, क्या? पुनर्संगठन, या फिर ये कहें कि पुनः संगठन। ठीक, तो देखो पुनः ये आपसे पूछा जा सकता है कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अधिगम के में के कितने क्या है? सोपान हैं। तो आप कहोगे अधिगम के कितने सोपान हैं गेस्टाल्टवादियों के अनुसार? 5। ठीक है, तो देखो जरा, पहला है लक्ष्य, दूसरा है बाधा, तीसरा है तनाव, चौथा है संगठन और पांचवा क्या है? पुनः संगठन। अब हम देखते हैं इस प्रयोग में कि ये किस तरीके से ये पांचों आयाम हैं। तो देखो जरा, यहाँ पर जो प्रयोग है वो प्रयोग किसके ऊपर है? मनमानुस के ऊपर है। आपने इस प्रयोग को किताबों में पढ़ा होगा, वीडियो में देखा होगा। तो इसमें हमने ये देखा है, आपने ये पढ़ा है, ठीक है, आपने ये देखा है कि ये जो मनमानुस था, तो यहाँ पर कैनरी द्वीप पर क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। कौन से द्वीप पर? कैनरी द्वीप पर। किसने किया था? कोलर ने किया था। किस पर किया था? चिंपांजी या मनमानुस पर किया था। नाम क्या दिया था? सुल्तान दिया था। इसमें उसने ये देखा कि पहले जब उसने पिंजरे में रखा, किसको? उस मनमानुस को। जब पिंजरे में रखा तो पिंजरे में उसको रखने के साथ साथ उसने 2 ऐसी छड़ें भी रखी जिनको आपस में क्या किया जा सकता था? जोड़ा जा सकता था। आप उसमें क्या कर सकते थे? जैसे इस तरीके से क्या कर सकते थे? उनको आपस में जोड़ा भी जा सकता था। तो ऐसी छड़ें रखी 2 जिनको आपस में जोड़ा जा सकता था। तो केले इतनी दूर थे कि उन्हें बिना छड़ों के सहयोग के उठा पाना संभव नहीं था। यानी जब तक वो छड़ें आपस में नहीं जुड़ेंगी तब तक उन केलों से वो केले उसकी पहुंच से क्या थे? बाहर थे। तो यहाँ पर निरीक्षण भी कर रहा था कोलर, और उसने ये देखा कि चिंपांजी ने बहुत उछल कूद की, लेकिन वो केले उसकी पहुंच से क्या थे? बाहर थे। ठीक, लेकिन उसने क्या किया? फिर अचानक वो बैठ गया। तो देखो जो केले थे वो केले उसके लिए क्या थे? एक लक्ष्य थे। अब जब वो बार बार प्रयास कर रहा था, बार बार लगातार क्या कर रहा था? प्रयास कर रहा था, लेकिन उसने क्या नहीं किया? उसको वो केलों की प्राप्ति नहीं हुई, उसकी पहुंच से वो केले बाहर थे। तो इसका मतलब वो उसके लिए क्या थी? एक बाधा थी। अब जब बाधा आई, थका मांदा, वो बैठ गया होगा, उसने विचार किया होगा, उस समय स्ट्रेस में होगा कि क्या करना चाहिए। तब उसने अपने पूर्व अनुभवों को, जो उसने इससे पहले क्या कर लिया है, उन केलों को प्राप्त करने के लिए जितनी कोशिशें, असफल कोशिशें उसने कर ली हैं, उन सारी कोशिशों को उसने क्या किया होगा? इकट्ठा किया होगा। फिर उनको एक नया रूप दिया होगा। अचानक उसका ध्यान गया किसकी तरफ? अचानक उसका ध्यान जाता है किसकी तरफ? उन छड़ों की तरफ। उन छड़ों को आपस में जोड़ देता है और केलों की क्या कर लेता है? प्राप्ति कर लेता है। तो इस तरीके से ये 5 क्या है? 5 सोपान है
गेस्टाल्टवादियों के क्या करने के लिए, तो हम कहेंगे अधिगम करने के लिए, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या है, पोलर के या कहें गेस्टाल्टवादियों के अधिगम के ये 5 क्या है, सोपान है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ से हमें शैक्षिक महत्व क्या निकल कर आता है, यहाँ पर हमें क्या शैक्षिक महत्व निकल कर आता है। तो देखो जरा, यहाँ पर जो शैक्षिक महत्व है, वो शैक्षिक महत्व ये है कि जो वनमानुष था, उस वनमानुष को बताने वाला कोई नहीं था। ठीक है, उस वनमानुष को बताने वाला कोई नहीं था। उस वनमानुष ने अपने सूझ से, अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क में उठने वाले विचारों से ही क्या किया है, किलों की प्राप्ति की है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें बच्चों में या फिर कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में जो खोज या क्या अनुसंधान की जो बात है, वो कहाँ से, खोज या अनुसंधान विधि जो है वो किसकी देन है, तो हम कहेंगे कि ये किसकी देन है, गेस्टाल्टवादियों की देन है। या फिर ये कहें कि ह्यूरिस्ट पद्धति किसकी देन है, तो ह्यूरिस्ट पद्धति किसकी देन है, गेस्टाल्टवादियों की। ह्यूरिस्ट पद्धति का क्या मतलब है, वही है कि जब कोई भी बच्चा क्या करता है, कोई भी अधिगम करता है, अपना दिमाग लगाकर, अपना कौशल लगाकर, अपने विचार, अपने तर्कणा लगाकर क्या करता है, किसी चीज की खोज कर लेता है, उस विधि को क्या कहा जाता है, ह्यूरिस्ट विधि कहा जाता है। तो देखो, तो शिक्षा के क्षेत्र में किसने क्या दी, खोज विधि, अनुसंधान विधि, या फिर कहें कि ह्यूरिस्ट विधि का क्या किया, प्रतिपादन किया किसने, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय ने या स्कूल ने। तो देखो, अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि बच्चा क्या होता है, रटने से ज्यादा काय पर ध्यान देता है, समझने पर ध्यान देता है। तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में ये भी बात है कि बच्चों को रटाने से ज्यादा समझाने पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बच्चा अपने खुद किसी चीज को खोजेगा, खुद किसी चीज का अनुसंधान करेगा, तो उसका ज्ञान कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, और जो स्थायी हो जाएगा तो वो भूल नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब ये कि इससे सीखा हुआ ज्ञान, गेस्टाल्टवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है, और ये रटने से ज्यादा समझने पर क्या देता है, बल देता है। क्योंकि समझोगे तभी क्या होगा, समाधान होगा। तो ये बात खोज या अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्ट पद्धति किसकी देन है, गेस्टाल्टवादियों की देन है। अगली बात, दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखें, दूसरा इंपोर्टेंस इसका क्या है, जो हम करते हैं क्या, पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण विधि है, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण विधि है, ये पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण विधि भी किस सिद्धांत की देन है, तो हम कहेंगे गेस्टाल्टवादी, या फिर कहें कि गेस्टाल्ट जो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण विधि है, वो गेस्टाल्टवाद का क्या करती है, अनुसरण करती है। क्यों? क्योंकि ये लोग मानते हैं कि समस्या टुकड़ों में ना आकर समस्या क्या होती है, पूर्ण रूप में आती है, और फिर पूर्ण रूप में समस्या का समाधान करने के लिए अधिगमकर्ता अपनी अंतर्दृष्टि का, सूझ का क्या करता है, प्रयोग करता है, और उस समस्या से क्या पढ़ लेता है, उस समस्या का समाधान आखिरकार ढूंढ ही लेता है। ये मानते हैं कौन, गेस्टाल्टवादी, या फिर कहें कि पोलर ने इस आधार पर ये क्या दिया, अपना विचार प्रस्तुत किया। अब इससे क्या होगा, जब पूर्ण से अंश की ओर जाएगा, तो इससे शिक्षकों को चाहिए कि वो किसी भी पाठ्यक्रम को टुकड़ों में ना रखकर पूर्ण रूप में क्या करें, उनका प्रस्तुतिकरण करें, और पूर्ण रूप में बच्चों को क्या दें, किसी भी पाठ्यक्रम को सीखने के लिए दिया जाए। तो ये काय के आधार पर होगा, गेस्टाल्टवाद के आधार पर होगा। अगली बात, अगर इसके शैक्षिक महत्व की हम अगली बात करें, तो यहाँ पर एक शैक्षिक महत्व ये आता है कि यहाँ पर आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। किसको? आवश्यक पहलू जो होते हैं, उन आवश्यक पहलुओं को तो ध्यान में रखा जाता है, और अनावश्यकों को क्या कर दिया जाता है, भुला दिया जाता है, या अनावश्यकों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वनमानुष ने जो चीजें जरूरी थी केवल उन्हीं पर ध्यान दिया, उसकी कोशिशों में जो जरूरी था उस पर ध्यान दिया।
जो जो उसकी कोशिशों में जरूरी नहीं लगा उसे उसने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसका मतलब आवश्यक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, इसमें अनावश्यक पहलुओं को पर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इससे ये समझ में आता है शिक्षा क्षेत्र के अंदर कि जो चीजें जरूरी है बच्चों को सिखाने के लिए आप केवल उन्हीं चीजों को फोकस करें। शिक्षक को चाहिए कि जो बच्चे को सिखाया जाना है वो केवल उसी को प्रस्तुत करे, अनावश्यक चीजों को क्या ना करे, प्रस्तुत ना करे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात ना करके इधर उधर की बातें भी करते हैं, तो यहाँ पर गेस्टाल्टवादी इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं और वे ये मानते हैं कि आप केवल वही चीजें दें जो क्या है जरूरी है या जो क्या है आवश्यक है। तो ये बात किसकी है, तो ये बात भी किसकी है, गेस्टाल्टवादियों की है। अगली बात यहाँ पर अगर हम गेस्टाल्टवादियों की देखें तो देखो अगली बात यहाँ पर गेस्टाल्टवादियों की ये है कि ये लोग क्या बोलते हैं, जैसे वहां पर हमने पढ़ा था व्यवहारवादियों में कि व्यवहारवादी मानते थे कि जो अधिगम होता है वो अधिगम प्रयत्न और त्रुटि जो होती है, प्रयत्न और त्रुटि जो होता है, तो प्रयत्न और त्रुटि को लेके ये जो व्यवहारवादियों में होता था, व्यवहारवादियों में हमने देखा कि एक होता था क्या, उद्दीपक, एक होती थी अनुक्रिया। तो उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों के बीच संबंध स्थापित होता था, उससे सीखना होता है, ये मानते थे व्यवहारवादी। लेकिन गेस्टाल्टवादी ये मानकर चलते हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध जो स्थापित होता है वो संबंध केवल इस बात से स्थापित नहीं होता है कि उसने किसी चीज को सीखने की कोशिश की, लगातार वो कोशिश करता रहा, भूलें करता रहा, धीरे धीरे उसमें क्या हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है। ऐसा गेस्टाल्टवादी नहीं मानते। ये कहते हैं कि जब किसी भी उद्देश्य के प्रति या हम कहें उद्दीपक के प्रति कोई अधिगम करता मानसिक क्या नाम से या शारीरिक अनुक्रियाएं करता है, तो अचानक वो जब थका जाता है, उसको समस्या का समाधान नहीं मिलता, तब वो क्या करता है, मानसिक प्रतिक्रियाएं करता है, मानसिक क्रियाएं करता है और परिस्थिति का पूरी तरीके से प्रत्यक्षीकरण करता है। तब जाके क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, उनके अंदर अधिगम होता है। इसका मतलब ये है कि गेस्टाल्टवादी ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण क्या है, आवश्यक है। मतलब किसी भी विषय वस्तु के बारे में आपको पहले उसका प्रत्यक्षीकरण कराना जरूरी है, उसका परिचय कराना क्या है, जरूरी। अगला देखो, अगली अगर हम बात करें इसकी, तो देखो इस सिद्धांत से क्या होता है, जब कोई भी बच्चा खुद क्या करेगा, किसी समस्या का समाधान करेगा तो उसका मानसिक क्या होगा, विकास होगा, चिंतन करने की शक्ति उसकी बढ़ेगी, ठीक है, उसकी तर्क करने की शक्ति बढ़ेगी, उसका किसी भी परिस्थिति के बारे में सोचने का तरीका बढ़ेगा और वो अपने अधिगम को क्या कर पाएगा, स्थानांतरित भी कर पाएगा, या जो चीज वो सीखेगा उसमें क्या करेगा, अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करना सीख जाएगा। इससे पहले मैंने किसी समस्या के समाधान के लिए क्या किया था, प्रयोग किया था। तो ये शैक्षिक क्या है, महत्व है किसका, इस सिद्धांत का है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का, काय के अंदर, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। और इस सिद्धांत या इस संप्रदाय की जो विशेषताएं हैं वो चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर ली है, ठीक है। तो ये छोटा सा ही टॉपिक था किसका, कोहलर का। तो कोहलर का ये क्या है, सिद्धांत है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बार फिर से रिकॉल किए देता हूँ कि अंतर्दृष्टि या सूझ का जो सिद्धांत है वो कोहलर ने दिया, जो जर्मनी के रहने वाले थे। वो मेंटलिटी ऑफ कैप्स नामक पुस्तक में इन्होंने क्या किया, इसका प्रकाशन किया, वनमानस पर प्रयोग किया और सुल्तान इन्होंने क्या दिया, उसको नाम दिया। सूझ या अंतर्दृष्टि का मतलब क्या है, तो सूझ या अंतर्दृष्टि का मतलब है एक ऐसा विचार, एक ऐसा आइडिया जो मानसिक रूप से क्या होता है, किसी भी समस्या के समाधान में आपकी मदद करता है, जो अचानक आता है, उसी को क्या कहा जाता है, सूझ या अंतर्दृष्टि कहा जाता है। गुड ने उसके बारे में वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तात्कालिक ज्ञान माना है। वही अगर हम देखें एंडरसन का, तो उसने समस्या का हल यकायक प्राप्त होना क्या कहलाता है, अंतर्दृष्टि होता है। ये किसने माना है, एंडरसन ने माना है। ये इसका शैक्षिक महत्व है। और गेस्टाल्टवादियों में जो है, गेस्टाल्टवादियों के सोपान ये हैं अधिगम के, जिसमें लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन और पुनः संगठन है। ये बात है किसकी, गेस्टाल्टवादी अधिगम की, क्या कहें किसकी, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की, ठीक है। अब हम अगली चर्चा करेंगे अगले गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के ऊपर।